हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 7 की एनसीईआरटी से, जो आपका चैप्टर है थर्ड, हमारी बदलती पृथ्वी। चैप्टर का नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर है आपका, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में क्या दिया है डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो स्थल है वो अनेक प्लेटों में, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं पीछे वाले में। इसमें 3 प्रॉपर्टी मेंटल और क्रोड बताई थी। इसके बारे में अब पढ़ेंगे आगे। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों से, अब इसमें प्लेटों के बारे में बताया गया है। उसमें क्या क्रोड तक बताया गया था, इसमें प्लेटों के बारे में बताया गया है। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्लेट वर्ड मतलब इससे ये है, जो भी महाद्वीप बसे हुए हैं, जो भी हमारा एशिया, अफ्रीका, इनको क्या नाम दिया गया है? प्लेट्स नाम दिया गया है। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कभी हमेशा मूवमेंटेबल रहते हैं, मतलब विसरित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है। मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा हमने पढ़ा था अभी मेंटल, उसमें क्या मैग्मा घूमता रहता है। ऐसी जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप में क्या दिखाया गया है? ये वाला जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यंत हानि होती है। हमने देखा होगा भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी आ जाती हैं, समुद्रों में भूकंप आ जाते हैं, धरती हिल जाती है। तो क्या अंदर की प्रक्रियाएं हैं, क्या है? पृथ्वी के अंदर की जो गति चल रही है उसके कारण ये संभावना होती है होने की। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्निहित बल और बहिर्जनित बल, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में देखेंगे आकस्मिक बल और पटल विरूपक बल। तो आकस्मिक बल होगा तो उसमें भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, भूस्खलन होगा, ठीक है। पटल निरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें क्या एक दूसरे से प्लेट टकराएंगे तो क्या पर्वत का निर्माण होगा। बहिर्जनित बल, जिसे क्या कहेंगे? अपर्दन और निक्षेपण होगा, ठीक है। नदी, बहता जल, पवन, समुद्र, तरंग, हिमनद, ये चीज़ें बनेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, जैसे इसका डायग्राम में दिखाया गया है। ज्वालामुखी अंदर से मेंटल से आया और ये क्या बाहर की ओर छेदों के माध्यम से निकल रहा है। इसका जो क्रेटर होता है, सबसे ऊपर भाग होता है जिसका क्रेटर से निकलता है, इसके नाम क्या रखा जाता है? क्रेटर। आगे देखेंगे। इसी प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है, उद्गम केंद्र, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। मान लो पृथ्वी के जो केंद्र के जहाँ केंद्र बना वहाँ से सीधा एकदम पृथ्वी के ऊपर आया, उसे अधिकेंद्र कहा जाएगा बाहर।
अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता में धीरे धीरे कमी आती है, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया। ये क्या होगा, उद्गम केंद्र सबसे नीच में, जहाँ से क्या है, विस्फोट होना की संभावना है, जहाँ कोई केंद्र बना है उसके जस्ट ऊपर क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर अधिकेंद्र होगा। तो जो अधिकेंद्र के आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, और जैसे ही दूर होती चली जाएगी तरंगें, वो क्या हो जाएगा, कम उसका कंपन होता चला जाएगा। ये क्या, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है अधिकेंद्र को। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इनके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये क्या है, संकेत हैं भूकंप आने के, प्राकृतिक संकेत हैं। आगे देखेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। इससे पहले ये और देख लें इसमें क्या दिया है। इसमें गुजरात में भूकंप का विनाश, ये गुजरात का दिखाया गया है, इसमें पिक्चर दिया गया है। भूकंप एक वस्तुस्थित अध्ययन। भूकंप में नहीं, भुज में भूकंप के झटके ये आए थे, जो भुज में आए थे वहाँ पर, उसको बताया 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के तीव्र 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाइयाँ आदि न पहुँचाने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइन, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गईं। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। कब हुआ था? भुज में 26 जनवरी 2001 को हुआ था, जिसकी तीव्रता थी 6.9 तीव्रता वाला स्केल पर नापा गया था भूकंप को। अब बात करते हैं भूकंप से बचाव के तरीके। कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान। रसोई के काउंटर एवं मेज के नीचे, दीवार के जरूरतमंद कोने से इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के सामान तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पणों और तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। अब पढ़ेंगे मुख्य हेडिंग क्या होगी, मुख्य स्थल आकृतियाँ। तो मुख्य स्थल आकृतियाँ क्या क्या हैं? अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। सेल टूटते हैं तो क्या हो, अपक्षय होगा, उनमें से चीज़ें छटेंगी। भूदृश्य पर जल एवं पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य।
नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड्डे ढाल वाले स्थान से अत्यंत कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि नदी यहाँ से गिर रही है तो क्या हो रहा है, जलप्रपात बनना है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृद शैल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इनके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जैसा इसमें दिखाया गया है, विसर्प बन रहे हैं और इसके चाप झील कैसी है, जो वहाँ से भाग कट गया, अलग पानी भरा रह गया, वो क्या हो गई, चाप झील बन गई उसमें से। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी व पदार्थों को अवसाद कहते हैं, जिससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचे नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। नदी क्या अनेक भागों में बट जाती तो उसको वितरिका, जैसे इसमें दिखाया गया, मुख्य नदी क्या है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हो गई तो इनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये ट्री लूप हो जाता है, जो ट्री जैसा बन जाता है उसे क्या होता है, डेल्टा कहा जाता है। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों में टकराती रहती हैं, जिसके दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनके केवल छत की, मतलब ये बड़े होते जाते हैं तो केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्लैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपरी लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें दिखाया, तटीय मेहराब, ये स्लैब बन गया, अलग दीवार, अलग इसकी दीवार, अलग इसकी अलग हुई, और ये क्या, समुद्री बार बार इसमें टकराएगा पानी तो क्या होगा, इसमें छेद हो गया और एक बड़ी सी जगह बना ली। हिमनद के कार्य। हिमनद जहाँ बर्फ जम जाती है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों का अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाती है।
बन जाते हैं हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछड़ मिट्टी निक्षेपण होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब बोलेंगे पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने हाथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यंत दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विशिष्ट क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। जब ये विस्तृत हो जाती है तो क्या लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये क्या है, हमारा रेगिस्तान है। इसमें क्या है कि चट्टानें बन जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, इनके बारे में बताया। बालू टिब्बे, जो ऊंचा उठा हुआ है बालू टिब्बे। ठीक है, तो ये क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। ये चैप्टर यहीं तक है और इसके थोड़ी सी सूचना और पढ़ लेते हैं जो इसके स्टिकर पार्ट में दे रखा है। पहला, क्या आप जानते हैं एक डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकेंगे। हो गया। एक रंगीन कागज की छोटी सी क्या है गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जब गर्म हो पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर इससे पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ये क्या है, हमारा एक प्रैक्टिकल बताया गया है कि जब गर्म होगा तो मैग्मा बाहर की साइड निकलेगा। तो एक कागज़ की गोली को भी ऐसे ही डाला गया है पानी में, तो वो क्या है ऊपर उठ रही है। ऐसे ही मैग्मा हमारा उठता है। ये क्रोड है, ये मैग्मा है। जब ये गर्म होगा तो क्या होगा, अब क्रोड क्या है, बहुत ज़्यादा दबाव है और टेम्परेचर हाई है, तो इससे क्या होता है मैग्मा पिघलता है तो वो बाहर की साइड निकलता है क्रेटर के थ्रू। ये पृथ्वी की हमारी गतियाँ हैं। इसके बाद देखेंगे शब्द उत्पत्ति। एंडो अंत है, एंडो बाह्य, प्लस जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। क्रियाकलाप, एक बर्तन लें, उसे जल में भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर लें, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। अच्छा, ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखेंगे, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है और वस्तुएं आपस में ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे आते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। तो भूकंप प्रक्रिया सेम इसी प्रकार से होती है। क्या आप जानते हैं भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं? यस। कौन कौन सी? पी तरंगें, जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, प्राइमरी तरंगें। एस तरंगें, सेकेंडरी तरंगें, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। एल तरंगें, जिन्हें पृष्ठीय तरंगें बोलते हैं, जो सतह पर चलती हैं, एल तरंगें। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश में आप करने का प्रयास कीजिए।
ये हमारा भूकंप आया था कहाँ पर, गुजरात के भुज में, उसके बारे में सूचना दी है, जो 26 जनवरी 2001 को आया था। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर नापी जाती है भूकंप की तीव्रता? रिएक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिसमें भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तु के गिरने में क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। जिसकी तीव्रता 7 एवं अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी है, इससे भूकंप का मापन किया जाता है। और देखेंगे, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे मोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल प्रपात है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल प्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जलप्रपात क्या होते हैं? ऊंचाई पर पल जल जो ऊपर नीचे गिरता है तो वो क्या कहा जाता है? जलप्रपात का निर्माण करते हैं। ये हमने देख लिया और इसमें कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है। तो यह क्लास यहीं तक समाप्त होती है। ये आपका कौन सा चैप्टर है? ये आपका एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है जो हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो थैंक यू सो मच साथियों मेरी क्लास देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय बाय।